हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सो आई एम पीयूष प्रासर एंड हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। हम इन्फिल्ट्रेशन की चैप्टर पढ़ रहे थे एंड वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। तो हमारे पास दो तरह का इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स होता है, फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन हॉर्नर एंड लॉयड्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहां से ये फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स निकल के आती है। सो व्हाट इज बेसिकली दिस फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स, हम इसको यूज क्यों करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, इन्फिल्ट्रेशन शब्द से ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम इन्फिल्ट्रेशन रेट का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, तो ये भी एक तरह का एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ही है। दोनों फाई इंडेक्स हो चाहे डब्ल्यू इंडेक्स हो, ये एक तरह का दोनों एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट है ना। तो इसको हम कब यूज करते हैं? ये इन इंडेक्स को हम इसको यूज करते हैं इन हाइड्रोलॉजिकल कंप्यूटेशन व्हेन देयर इज फ्लड। फ्लड कहने का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रोम हो रहा है ना, आप रन ऑफ वगैरह सब मेजर कर रहे हैं। तो फाई इंडेक्स या डब्ल्यू इंडेक्स को यूज करके अगर हम इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को निकालें तो ये हमारे पास ज्यादा आसान हो जाता है हाइड्रोलॉजिकल कंप्यूटेशंस के लिए। ओके, जैसे कि कोई रेनफॉल हाइटोग्राफ है, मतलब इतना स्ट्रोम आया इतने समय में, इतना रेनफॉल हुआ इतने समय में, है ना। रेनफॉल वर्सेस इंटेंसिटी का एक ग्राफ है आपके पास। ओके, एक बहुत बड़ा स्ट्रोम था। अब उस स्ट्रोम के लिए आपको निकालना है इन्फिल्ट्रेशन लॉस। तो चाहे हमारे पास फाई इंडेक्स हो या डब्ल्यू इंडेक्स हो, उसको यूज करके हम इन्फिल्ट्रेशन लॉस निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो व्हाट इज फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स? तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फाई इंडेक्स को। फाई इंडेक्स तो इसका डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज फाई इंडेक्स? लिखिए, इट इज द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ excess rainfall। अब यहाँ पे देखो एक टर्म हमने लिखा कि इट इज व्हाट? इट इज द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। इट इज एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल। अभी एक्सेस रेनफॉल क्या है? एक्सेस रेनफॉल मीन्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल। कहने का मतलब है कि एक्सेस रेनफॉल कहने का मतलब है प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके बाद कुछ वाटर आपका ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, जितना उसको इन्फिल्ट्रेशन करना है इन्फिल्ट्रेट हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर रहेगी वो ऐसे रन ऑफ अफेयर होगी, है ना। तो वो किस समय हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब अगर मैं आपको एक रेनफॉल हाइटोग्राफ अगर आपको बना के दिखाऊं, तो नेक्स्ट पेज में बनाता हूं। पहले एक सेंटेंस और लिख लीजिए। इट इज कैलकुलेटेड by using rainfall hydrograph and we must have runoff data। तो ये इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम रेनफॉल हाइटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, और हमें उस स्ट्रोम के लिए, कोई एक बरसात हुई तो उस स्ट्रोम के दौरान टोटल ओवरऑल रन ऑफ कितना जनरेट हुआ, ये चीज हमको पता होना चाहिए। मतलब रन ऑफ मस्ट बी प्री डिटरमाइंड, कहने का मतलब है, तभी जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो फाई इंडेक्स को। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए मैं अब आपको समझाता हूं। अब ये रेनफॉल हाइटोग्राफ क्या होता है? रेनफॉल हाइटोग्राफ आपको पता है रेनफॉल हाइटोग्राफ इज ए ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ये किसके बीच ग्राफ है? रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है।
तो देखिए मैं आपको अभी एक डिटेल रेनफॉल हाइड्रोग्राफ बना के दिखाता हूँ। वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे लिखूंगा रेनफॉल इंटेंसिटी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखते रहिए। और एक्स एक्सिस में यहाँ लिखूंगा ड्यूरेशन। लेट्स सपोज कि मैं 1 आवर ड्यूरेशन का इंटरवल कंसिडर करता हूँ एंड लेट्स सपोज कि ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, पहले 1 घंटे में दिस वाज योर रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके, ड्यूरिंग सेकेंड, मतलब ये ड्यूरेशन है, मतलब ये T1, 0 से टाइम शुरू हुआ T1, फिर सेकेंड ड्यूरेशन में ये हो गया आपका रेनफॉल इंटेंसिटी, ये T2 समय तक। फिर थर्ड ड्यूरेशन में ये हो गया आपका T3, फोर्थ भी ये सेम रहा, मान लो T4। फिर फिफ्थ ड्यूरेशन में थोड़ा बढ़ा दिया, लेट्स सपोज कि इट इज T5, थोड़ा फिर कम कर रहे हैं T6, थोड़ा फिर कम कर दिया T7, और थोड़ा कम कर दिया T8। इस तरह से आपके पास एक हाइड्रोग्राफ गिवन है। अब यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटेटिंग रेनफॉल इंटेंसिटी, मतलब उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जैसे कि मतलब ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, मतलब इस ब्लॉक का अगर मैं बात करूं, पहले इसको समझ लो, इस कर्व को, इस ग्राफ को समझ लीजिए, हाइड्रोग्राफ को। अगर मैं ड्यूरेशन बात करूं T5 माइनस T4 ड्यूरेशन में, T5 माइनस T4 ड्यूरेशन, ये हो गया आपका इंटरवल। इस इंटरवल में रेनफॉल इंटेंसिटी क्या रहा होगा, इसी चीज को ये पीक रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी चीज को ये पीक रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेनफॉल इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? यूनिट इन लाइक mm पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर, इस तरह का है ना, ये होगा आपका इंटेंसिटी का यूनिट। तो अभी लेट्स सपोज कि अगर मेरे को इस ब्लॉक का एरिया निकालना है, मतलब ये जो ब्लॉक है, अगर मैं ये पिंक कलर में ये ब्लॉक दिखा रहा हूं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का मेरे को ओवरऑल एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा ओवरऑल एरिया इसका? तो इसका ओवरऑल एरिया अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा इसका ओवरऑल एरिया से? चूंकि T4 से लेके T5 ड्यूरेशन के बीच, है ना, इतना इंटेंसिटी के साथ बरसात हुई है, टोटल बरसात अभी तक मेरे को ये पता है। तो अगर मैं इस ब्लॉक का एरिया निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इनटू मैं इसका रेनफॉल इंटेंसिटी इस दौरान जो है, लेट्स सपोज x सेंटीमीटर पर आवर, तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा, ये तो आवर में है, तो आवर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? केवल सेंटीमीटर, मतलब एक डेप्थ बचेगा, मतलब उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ओवरऑल कितना डेप्थ ऑफ वाटर एज ए प्रेसिपिटेशन आई है सॉइल के ऊपर, हमको ये चीज यहां से पता चल रहा है। तो इसी तरह से हर एक ब्लॉक का एरिया अगर कैलकुलेट करके ऐड कर दे, सम कर दे, तो हमको इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, मतलब 0 से लेके T8 ड्यूरेशन तक जो स्ट्रॉर्म हुई, बरसात हुई, उस दौरान ओवरऑल टोटल कितना पानी आया जमीन के ऊपर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, आसमान से, तो ये चीज हमको पता चल जाएगा बाय यूजिंग दिस रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। ये हाइड्रोग्राफ है। फिर और भी डिफरेंट चीजें हैं, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस करेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोग्राफ। नाउ हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ गए आप लोग? अब देखो, मैंने कहा कि फाई इंडेक्स क्या है? फाई इंडेक्स इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, है ना, या फिर एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेस रेनफॉल, ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेस रेनफॉल। वेल, उसको करने से पहले नहीं, चलिए करते हैं इसी को। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फाई इंडेक्स है, ओके, एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास फाई इंडेक्स है, मेरे को वो फाई इंडेक्स का वैल्यू मुझे पता है। लेट्स सपोज दिस इज फॉर दिस, मतलब जहां पर भी, जिस पर्टिकुलर जमीन पर, जिस पर्टिकुलर लैंड पर ये स्ट्रोम हुआ है, उस स्ट्रोम के लिए, उस लैंड के लिए वहां पे
फाई इंडेक्स मेरे को पता है, ठीक है। तो फाई इंडेक्स का भी यूनिट क्या है, रेट के फॉर्म में होगा, है ना, सेंटीमीटर पर आवर या फिर एमएम पर आवर, ये रेट के फॉर्म में होगा क्योंकि इट इज ए इन्फिल्ट्रेशन रेट, है ना, लेकिन ये इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो लेट्स सपोज मेरे को फाई इंडेक्स पता है, तो उसका जो भी वैल्यू है, ओके, उसका जो भी वैल्यू है, आप फाई इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब थ्रू आउट द स्ट्रोम इट इज कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। एवरेज है इसलिए वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब ड्यूरिंग टोटल ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रोम, मतलब 0 से लेके 8 घंटे तक, जैसे यहाँ T8 में बता रहा हूँ, उस दौरान फाई इंडेक्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया वही वैल्यू उसे पूरे 8 घंटे में आपको सुपर इम्पोज कर देना है। क्लियर है? ओके, फाई इंडेक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इट इज ए कांस्टेंट एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस वाला बात ध्यान रखना है, वहीं पे गेम है फाई इंडेक्स के कैलकुलेशन में। ओके, बार बार इसलिए मैं इस टर्म को यूज कर रहा हूं। तो लेट्स सपोज आपने फाई इंडेक्स कैलकुलेट किया था और वो फाई इंडेक्स जब आपने देखा तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा आया कि अगर जब आप सुपर इम्पोज कर रहे हो उस वैल्यू को तो वो वैल्यू यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा। दिस इज योर फाई इंडेक्स। ओके, दिस इज योर फाई इंडेक्स। अब यहां पे देखिए, तो ये जो फाई इंडेक्स है, जैसा कि मैंने बताया, इट इज एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, है ना। तो अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, अब यहां से हम ये समझ पाएंगे कि ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया, भूरा वाला, ब्राउन वाला, जिसको मैं फाई इंडेक्स बता रहा हूं, इसके नीचे जितना भी पानी है, इसके नीचे वाला पानी कहने का मतलब है, उसको मैं ग्रीन से आपको बताता हूं। ओके, इसको मैं ग्रीन से बताता हूं। जैसे ये वाला पानी, ये पहला घंटे में 0 से T1 समय में ये पानी, फिर T1 से T2 समय में इतना पानी, मतलब उस लाइन के नीचे, फिर T2 से T3 समय में इतना पानी, समझ रहे हो। फिर जैसे उसी तरह से इस लाइन के नीचे जितने भी वाटर हैं वो सारे वाटर क्या हुए होंगे, इन्फिल्ट्रेट कर गए होंगे सॉइल के अंदर, इन्फिल्ट्रेट कर गए होंगे सॉइल के अंदर, और बाकी का जो रिमेनिंग वाटर रहा होगा वो क्या है, वो अपीयर हुआ होगा एज ए सरफेस रन ऑफ, है ना। तो जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, अब सोचो, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं, जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो सरफेस रन ऑफ अपीयर हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 से लेके T2 ड्यूरेशन के बीच कुछ पानी तो जमीन के अंदर गया, इन्फिल्ट्रेट हुआ, डिपेंडिंग ऑन दैट फाई इंडेक्स वैल्यू, है ना। उतना हम एज्यूम कर लिए कि उस फ्लड के दौरान, है ना, उतना पानी वो जमीन में इन्फिल्ट्रेट कर गया इन ड्यूरेशन T1 to T2। बट लेकिन उसी ड्यूरेशन में कुछ आपको रेनफॉल एक्सेस भी देखने को मिल रहा है, ये जो पर्पल कलर से मैं बना रहा हूं। उसी तरह से T2 से T3 समय के बीच कुछ आपको रेनफॉल एक्सेस देखने को मिल रहा है। रेनफॉल एक्सेस कहने का मतलब है वो अतिरिक्त पानी जो कि इन्फिल्ट्रेट हो, प्रिसिपिटेशन का, बरसात की वो अतिरिक्त पानी जो कि इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद बच जाए, जो कि इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद बच जाए, दैट इज योर रेनफॉल एक्सेस। और यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, वो चीज मैं लिखवा दूंगा, जो फाई इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट, ये भी एक तरह का इन्फिल्ट्रेशन रेट है ना, जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हम इनिशियल लॉसेस को भी अकाउंट किए हुए होते हैं। इनिशियल लॉसेस कहने का क्या मतलब है, इनिशियल लॉसेस क्या क्या था, दो तरह का इनिशियल लॉसेस था, कौन कौन सा बताओ, इंटरसेप्शन लॉस जिसको मैं इनिशियल लॉस बताया था, दूसरा डिप्रेशन स्टोरेज लॉस, जो कि मतलब जैसे बरसात हुई तो आपका सरफेस के ऊपर जो गड्ढा है ना, छोटा छोटा डिप्रेशन है, उसमें जो बरसात का पानी फिल हो जाएगा वो भी तो कहीं ना कहीं बाद में इन्फिल्ट्रेट करेगा और कुछ इवापोरेट कर जाएगा, लेकिन उसका भी तो कुछ अमाउंट इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो इसलिए इनिशियल लॉस, या फिर उसको बेसिन रिचार्ज के नाम से भी हम जानते हैं वो टर्म, है ना, इनिशियल बेसिन रिचार्ज। ओके, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है इन कैलकुलेटिंग फाई इंडेक्स या फिर दिस इन्फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है? सो तो आपको डिफरेंट ड्यूरेशन में आपको एक एक्सेस रेनफॉल देखने को मिल रहा है ना। तो जिस ड्यूरेशन में आपको एक्सेस रेनफॉल देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल, और इस एक्सेस रेनफॉल को हम कभी कभी एज ए इफेक्टिव रेनफॉल भी कहते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल और इसको एक्सेस रेनफॉल भी कहते हैं।
तो यहाँ पे मेरे को अब बताओ आप लोग, ठीक है, यहाँ पे मेरे को बताओ तो आपको कौन कौन से ड्यूरेशन में आपको इफेक्टिव रेनफॉल देखने को मिल रहा है। T1 से T2 के बीच में देखने को मिल रहा है, T2 से T3 के बीच में देखने को मिल रहा है, T3 से T4 के बीच में भी कुछ इफेक्टिव रेनफॉल देखने को मिल रहा है, फिर T4 से T5 के बीच आपको इफेक्टिव रेनफॉल देखने को मिल रहा है। क्लियर है। T5 से T6 के बीच आपको इफेक्टिव रेनफॉल देखने को मिल रहा है। T6 से T7 के बीच कोई इफेक्टिव रेनफॉल नहीं है, जितना भी पानी था वो सारा इन्फिल्ट्रेट कर गया, है ना, क्योंकि वो ये जो इंटेंसिटी है इसका, मतलब इस ड्यूरेशन में जो रेनफॉल का इंटेंसिटी रहा है, मतलब T6 से T7 ड्यूरेशन में जो रेनफॉल का इंटेंसिटी रहा है वो फाइन इंडेक्स से कम रहा है। समझ में आ रहा है, फाइन इंडेक्स से कम रहा है। और सिमिलरली T7 से T8 ड्यूरेशन के बीच में जो रेनफॉल का इंटेंसिटी रहा है वो भी फाइन इंडेक्स से कम रहा है, तो सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया। तो यहाँ से हम और ये भी एक लॉजिक लगा सकते हैं क्या, एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि फाइन इंडेक्स एक ऐसा चीज है, फाइन इंडेक्स एक इन्फिल्ट्रेशन रेट है। ओके, अब यहाँ से मैं एक लॉजिक बता सकता हूँ कि अगर मेरा इफ रेनफॉल इंटेंसिटी, इसको मैं RI लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन हाई इंडेक्स, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट F, लेट सपोज वो किसके बराबर होगा, ये होगा फाइन इंडेक्स के बराबर, ठीक है। लेकिन इफ अगर रेनफॉल इंटेंसिटी इज लेस देन फाइन इंडेक्स, ओके, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट ये किसके बराबर होगा, F इक्वल टू रेनफॉल इंटेंसिटी का। ये बस ये ग्राफ से दिख रहा है, ये जो हाइटोग्राफ में नहीं बनाया यही से आपको दिख रहा है कि ये आपका फाइन इंडेक्स है और इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन लाइक T6 से T7 ड्यूरेशन आप कंसीडर कर लो, T6 से T7 ड्यूरेशन कंसीडर कर लो। इस ड्यूरेशन में एक रेनफॉल हुई एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की, लेकिन हमारे पास वहाँ पे फाइन इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका सम वैल्यू आपको अवेलेबल है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, उस ड्यूरेशन में जो रेनफॉल हुआ था उससे ज़्यादा है, तो इसलिए सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया। सारा का सारा पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी रेनफॉल हुई जिस भी इंटेंसिटी से हुई उसी इंटेंसिटी के साथ आपका पानी जमीन में चला गया, कुछ तो सरफेस रन ऑफ के रूप में अपीयर नहीं हुआ, एक्सेस रेनफॉल के रूप में अपीयर नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी फाइन इंडेक्स से कम है तो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट रहा होगा वो रेनफॉल इंटेंसिटी के बराबर रहा होगा, और जब रेनफॉल इंटेंसिटी फाइन इंडेक्स से ज्यादा है तो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है दैट विल बी लिमिटेड टू फाइन इंडेक्स ओनली। और अंडर सच कंडीशंस, ऐसे कंडीशन में जब रेनफॉल इंटेंसिटी आपका फाइन इंडेक्स से ज्यादा है, आपको यहाँ पे एक्सेस रेनफॉल, मतलब ये मान लो कंडीशन 1, ये मान लो कंडीशन 2, तो पहला कंडीशन में एक्सेस रेनफॉल या फिर इफेक्टिव रेनफॉल देखने को मिलेगा। समझ रहे? अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइन इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, फाइन इंडेक्स इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल ओनली, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल ओनली, है ना। तो हम इस हाइटोग्राफ के ऊपर चलते हैं अगेन कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, और लेट सपोज ये आपका फाइन इंडेक्स है, ठीक है। नाउ लेट सपोज कि पहला 0 से T1 आवर के बीच, 0 से T1 समय के बीच इसका ये जो एरिया है हाइटोग्राफ का, इट इज A1, इस ब्लॉक का इसका एरिया है A2, मतलब ये जो एरिया मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ केवल इन्फिल्ट्रेटेड पोर्शन ऑफ वाटर का। किसका मैं लिख रहा हूँ, इन्फिल्ट्रेटेड पोर्शन ऑफ वाटर का। इन्फिल्ट्रेटेड पोर्शन ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि इतने ब्लॉक का एरिया को मैं A2 बता रहा हूँ। फाइन इंडेक्स वाला जो लाइन है उसके नीचे जो ब्लॉक का एरिया आ रहा है वो एरिया को मैं बता रहा हूँ A2। उसी तरह से A3 बता दिया, इसको A4 बता दिया, इसको A5 बता दिया, इसको A6 बता दिया, इसको A7 बता दिया, इसको A8 बता दिया। इस तरह से मैंने एरियाज बता दिए। अब ये एरिया, जैसे कि मैंने आपको हाइटोग्राफ का कॉन्सेप्ट समझाया है, ये एरिया अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपको क्या बता रहा है, आपको उस दौरान उस टाइम पीरियड में, जैसे कि मैं फाइन इंडेक्स के नीचे जितना भी हाइटोग्राफ का एरिया आ रहा है
किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, अगर मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो चीज मेरे को क्या बता रहा है कि उतना पानी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इन्फिल्ट्रेट कर गया, उतना टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, हाँ इन फॉर्म ऑफ डेप्थ निकल जाएगा एरिया, जब क्योंकि इंटेंसिटी इंटू ड्यूरेशन जब मल्टीप्लाई करोगे इन फॉर्म ऑफ डेप्थ निकलेगा, तो उतना डेप्थ ऑफ वाटर उस दौरान उस ड्यूरेशन में इन्फिल्ट्रेट कर गया सॉइल के अंदर, यही निकल के आएगी कि नहीं सामने। ठीक है, तो अब देखो, अब जो आपके पास डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन फाइंड एक्स का, जो मैंने आपको लिखवाया है, जस्ट ए मिनट, फाइंड एक्स, ये मैंने क्या लिखा है, इट इज द एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस ओनली। जब आपको एक्सेस रेनफॉल मिल रहा है ऐसे ड्यूरेशंस में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका एवरेज वैल्यू। तो मेरे को ये बताओ रेनफॉल एक्सेस आपको कौन कौन से ड्यूरेशन में मिल रहा है, कौन कौन से ड्यूरेशन में मिल रहा है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज और थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, देखो T1 से T2 समय के बीच में आपको रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा है, फिर T2 से T3 समय के बीच में आपको रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है, T3 से T4 समय के बीच आपको रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है इन ड्यूरेशंस में, T4 से T5 समय के बीच में आपको रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है, T5 से T6 के बीच आपको रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है। तो ये डिफरेंट ड्यूरेशन है जिसमें आपको रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है, और बाकी के जो 3 ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में आपको रेनफॉल एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो हमको केवल उन्हीं ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, उन्हीं ड्यूरेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, सॉरी नॉट रेनफॉल, उन्हीं ड्यूरेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ को कंसीडर करना है जिस ड्यूरेशन में आपको रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है, और उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेना है। तो ये होगा फाइंड एक्स। तो ये कैसे करेंगे, देखो, तो फाइंड एक्स एक तरह का रेट है, तो इसका यूनिट किस में आना चाहिए, इसका जो यूनिट आना चाहिए ये सेंटीमीटर पर आवर और mm पर आवर इस तरह में आना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए फाइंड एक्स का वैल्यू, सबसे पहले देखो पहला ड्यूरेशन क्या लिखूंगा मैं, A2 बाई क्या लिखूंगा, T2 माइनस सॉरी T3 माइनस T2, ये ड्यूरेशन आ जाएगा इसमें, A2 बाई सॉरी T2 माइनस T1 होगा ना, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 प्लस, ओके इसी में और ऐड कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे A3 बाई, या फिर मैं ऐसा करता हूं, इस ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं तो इस फॉर्मूला को लिखने में आसानी होगा। यहाँ पे जो टाइम है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए टाइम चेंज करने का क्या मतलब है, मैं ड्यूरेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइम लिखा 0 से T1 आवर तक, तो ड्यूरेशन क्या हो गया T1 माइनस 0, T1 से T2 आवर तक, तो ड्यूरेशन मेरा क्या हो गया T2 माइनस T1, है ना। तो मैं डायरेक्टली इन आवर्स को नहीं लिख के हम ड्यूरेशन लिख देते हैं, ओके। तो थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ तो हमको ये फॉर्मूला लिखने में आसानी होगा, नहीं तो वो माइनस माइनस करते रहो, फिर वो लेंदी आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला, बोलोगे आप क्या पढ़ा रहे हो सर, हैं इतना छोटा फॉर्मूला दूसरे कोचिंग वाले बताएं ऐसा वैसा, आप तो बहुत बड़ा चीज बता रहे हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्यूरेशन लिख देता हूँ। लेट्स सपोज ये ड्यूरेशन T1 है, ये ड्यूरेशन T2 है, ये ड्यूरेशन आपका T3 है, दिस इज योर T4 ड्यूरेशन, दिस इज योर T5 ड्यूरेशन, दिस इज योर T6 ड्यूरेशन, दिस इज योर T7 ड्यूरेशन, दिस इज योर T8 ड्यूरेशन। 8 ड्यूरेशन यहाँ पे है ना। अब ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकता है मतलब 3 आवर की ड्यूरेशन हो या 2 आवर की या 1 घंटे की ड्यूरेशन हो, इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल डेटा जो आपको प्रोवाइडेड है। ये ड्यूरेशन कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से ड्यूरेशन में आपको इफेक्टिव रेनफॉल और एक्सेस रेनफॉल देखने को मिल रहा है, T2 में देखने को मिल रहा है, T3 में, T4 में, T5 में, T6 में, और बाकी 3 में देखने को नहीं मिल रहा है। तो A2 से लेके A6 तक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फाइंड एक्स हम इस हाइटोग्राफ को यूज करके कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए देखो हम टोटल इन्फिल्ट्रेटेड डेप्थ निकाल लेंगे, टोटल इन्फिल्ट्रेटेड डेप्थ डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन, तो हमको फाइंड एक्स मिल जाएगा। टोटल इन्फिल्ट्रेटेड डेप्थ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल डिवाइडेड बाय द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल, ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल, यही है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5
प्लस A6। तो अगर मैं इसका सम लिखूंगा तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल, A6 तक है ना, एक बार चेक कर कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, A6 तक है एक्सेस रेनफॉल। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल है ना, इतना टोटल डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन जो भी आई बरसात आसमान से, वो इन्फिल्ट्रेट करी है। ये सेंटीमीटर में आ गया। अब हम टोटल ड्यूरेशन को डिवाइड कर देंगे आवर में। लेट सपोज जैसे कि T2 से शुरू हुआ, T3, T4, T5 प्लस T6। समझ में आया? बड़ा सिंपल फॉर्म में हमने फाइंड एक्स को कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हम फाइंड एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इस तरह से हम रेनफॉल हाइड्रोग्राफ से फाइंड एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फाइंड एक्स का। तो फाइंड एक्स क्या कहता है बच्चों? इट इज दी मींस एवरेज इन्फिल्ट्रेशन वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल ओनली। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रेनफॉल डेटा होना चाहिए, रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होना चाहिए, और ड्यूरिंग दैट स्ट्रोम, उस स्ट्रोम के दौरान आपका कितना रन ऑफ जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। और इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। दिस इज योर फाइंड एक्स। नाउ एक डेटा और लिखिए, एक पॉइंट इसमें, इसी में, कि इन कैलकुलेशन ऑफ लेसन ऑफ फाई इंडेक्स इनिशियल loss is also considered। है ना, इनिशियल लॉस कहने का मतलब है इंटरसेप्शन प्लस डिप्रेशन स्टोरेज लॉस, इन दोनों को भी कंसिडर किया जाता है। उसको भी कंसिडर, दैट इज इट इज ऑल्सो टेकन एज infiltrated value of water, infiltrated amount of water, यही मतलब हुआ इसका, है ना। मतलब हम ये मान लेते हैं कि फाइंड एक्स को कैलकुलेट करने में कि जो इनिशियल लॉस हुआ इंटरसेप्शन के द्वारा और डिप्रेशन स्टोरेज के द्वारा जो स्टोर हुआ, वो भी बाद में इन्फिल्ट्रेट कर गई सॉइल के अंदर। इवापोरेशन हम इससे, उसमें तो हो रहा है इंटरसेप्शन ये सब, उसके बाद इवापोरेशन भी हो रहा है, लेकिन हम ये मान लिए कि वो पानी टोटल इन्फिल्ट्रेट कर गया। ये एक तरह का एजम्पशन है, ये मान सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव इससे उठाया जा सकता है। क्लियर है? ये एक्सेस रेनफॉल क्या है, इसको लिख लो। एक्सेस रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल। इसको लिख लीजिए। इट इज व्हाट? इट इज द रेनफॉल which contribute to runoff volume is excess rainfall or effective rainfall। and duration during which such excess rainfall occur is called as excess rainfall duration। क्लियर है? ओके। सो फाइंड एक्स में आपको एक चीज बस ध्यान रखना है कि इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल ओनली।
बस ये डेफिनेशन याद रखना है, आपका पूरा का पूरा गेम खत्म है। क्लियर है? तो ये था आपका फाइंड इंडेक्स। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे और ज़्यादा क्लियर कट आइडिया होगा इसके कैलकुलेशन के ऊपर। ओके, अभी तो मैं कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। पहले कंसेप्ट सुनो, थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ इंडेक्स इज डब्ल्यू इंडेक्स। ये भी एक तरह का इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स है, मतलब ये भी एक तरह का इन्फिल्ट्रेशन रेट है ना। सो इट इज, इसको हम डिफाइन अगर करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग total duration of storm। मतलब कि जैसे फाइंड इंडेक्स में हमने देखा था कि वहां पे ओनली एक्सेस रेनफॉल वाला ड्यूरेशन कंसिडर किया गया था, उस दौरान कितना एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, ये चीज देखा गया था फाइंड इंडेक्स में। लेकिन डब्ल्यू इंडेक्स में वो चीज नहीं देखा जा रहा है। ये एंटायर स्ट्रॉन्ग ड्यूरेशन में टोटल कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ उसका एवरेज वैल्यू है, दैट इज योर डब्ल्यू इंडेक्स। अब ये डब्ल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट करने में इनिशियल लॉसेस जैसा हम फाइंड इंडेक्स में अकाउंट करते थे कि इट इज आल्सो कंसिडर्ड इन फाइंड इंडेक्स, लेकिन डब्ल्यू इंडेक्स में उसको हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स, initial losses are not considered। ध्यान रखना जनरली। अब इसको नेग्लेक्ट करने का एक रीजन है। देखो, मैंने ये बताया था कि अगर स्ट्रोम, जब मैं इनिशियल लॉसेस के बारे में बता रहा था, इंटरसेप्शन वगैरह के बारे में बताया था आपको, तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था, जब स्ट्रोम आपका बड़ा हो, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा बरसात हुई, तो बहुत ज्यादा बरसात अगर हो रहा है तो उसमें इनिशियल लॉसेस का मतलब क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर है, ट्री है, उसको, उसका सरफेस को वेट करना है, गीला करना है ना। फिर पेड़ पौधे के ऊपर कुछ पानी आएगी, फिर स्टेम से फ्लो होते होते वो जमीन पे आएगी, वो सारे पानी, मतलब जो पानी डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहा। फिर वो हो गया इंटरसेप्टेड वाटर, उसमें से भी कुछ वाटर इवोपरेट कर जा रहा है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को फिर आगे बढ़ाने में काम कर रही है। दूसरा, फिर जब पानी ग्राउंड तक पहुंच जाती तो ग्राउंड वाटर कहते हैं। फिर ग्राउंड तक पानी पहुंचने के बाद जो भी सरफेस में डिप्रेशन है, अंडुलेशन है, उसको फुल करके एक यूनिफॉर्म बनाती है। डिप्रेशन स्टोरेज, वो एक तरह की इनिशियल लॉस है, जो कि बाद में इवोपरेट भी करती है, पेनिट्रेट भी करती है विद इन द सॉइल, या फिर इन्फिल्ट्रेट करती है विद इन द सॉइल, है ना। ये सारे थे। तो जब कोई स्ट्रोम बड़ा है तो उसमें ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू काफी कम होता है, उतना उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कोई बहुत ज्यादा अगर बरसात हो रही है तो ऐसे केसेस में ये वैल्यू काफी, इसकी मैग्नीट्यूड काफी कम हो जाती है। इसलिए इसको हम जनरली डब्ल्यू इंडेक्स की कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एंटायर स्ट्रोम ड्यूरेशन में जितने ड्यूरेशन तक स्ट्रोम हुआ उस दौरान एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना था, ये चीज ये डब्ल्यू इंडेक्स बताता है। समझ रहे? सो बड़ा सिंपल सा बात है। तो वो जो मैंने अभी एक नाम बताया था, हॉर्नर एंड लॉयड, उन्हीं के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं डब्ल्यू इंडेक्स लिखूं तो इसका वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम के दौरान कितना मतलब इन्फिल्ट्रेशन हुआ, यही चीज डब्ल्यू इंडेक्स है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल प्रिसिपिटेशन जो हुआ माइनस टोटल रन ऑफ जो डेवलप हो रहा है, अगर मैं घटा दूं, इसमें से भी इनिशियल लॉसेस को घटा दूं, इनिशियल लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम, है ना। अगर मैं कर दूं तो ये मेरा डब्ल्यू इंडेक्स निकल जाएगा। लेकिन फॉर लार्ज स्ट्रोम
इनिशियल लॉसेस आर अप्रोक्सीमेटली 0 और नेग्लेक्टेड। सो इसलिए डब्ल्यू इंडेक्स को आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टोटल बरसात हुआ माइनस उस कैचमेंट में कितना आपको रन अप देखने को मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज लॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। यही आपको समझ में आएगा अप्रोक्सीमेटली। इन्फिल्ट्रेशन, थोड़ा उसमें कुछ इवापोरेशन, ये वो सब कुछ अलग अलग हो रही होगी। तो बस बट अकॉर्डिंग टू हॉर्नर एंड लॉयड ये चीज है कि जो प्रेसिपिटेशन हुआ उसमें से हम जो रन ऑफ आपको जनरेट मिल रहा है, डेवलप मिल रहा है उस कैचमेंट एरिया में, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय डिवाइड कर देंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम से, है ना। तो ये मेरा निकल जाएगा डब्ल्यू इंडेक्स, और ये उसका एक एवरेज वैल्यू है। समझ में आ रहा है? या फिर जो मैंने आपको अभी हाइटोग्राफ बताया था, ठीक है, जहां से मैंने अभी फाई इंडेक्स निकाला था, बाय यूजिंग दैट हाइटोग्राफ अगर मैं डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू लिखूं तो वहां से हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अभी डब्ल्यू इंडेक्स का मैंने क्या बताया, इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ स्ट्रोम। बार बार बता रहा हूं ताकि आपको बार बार ध्यान में रह जाए। तो चलिए उसी पेज को ओपन करते हैं जहां पे वो ग्राफ था, ये हुआ वो पेज। तो देखो, ड्यूरिंग एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम कितने डेप्थ ऑफ वाटर टोटल इन्फिल्ट्रेट हुए, तो टोटल डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है इट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। तो ये टोटल डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन। टोटल ड्यूरेशन मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8। तो ये कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू इंडेक्स निकल जाएगा। तो चलिए डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला लिख देता हूं, सिंपल है कि नहीं। तो डब्ल्यू इंडेक्स इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 डिवाइडेड बाई टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 हो गया। अब इन दोनों फार्मूला को कंपेयर करो, किसको, फाई इंडेक्स को कंपेयर करूं और डब्ल्यू इंडेक्स का फार्मूला को भी कंपेयर करूं। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं तो एक रिजल्ट में निकाल सकता हूं कि कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, कौन सा वैल्यू कम होगा। कोई बता सकता है? सोच के बताओ जल्दी। फाई इंडेक्स बड़ा होगा ना डब्ल्यू इंडेक्स बड़ा होगा? बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स से हमेशा बड़ा होगा। तो इसलिए मैं एक नोट बना के ऐसा लिख सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स is always less than phi index at maximum, अधिक से अधिक, ओके, अंडर सम कंडीशन, ठीक है, डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू फाई इंडेक्स के बराबर होगा। अंडर सम कंडीशन डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू फाई इंडेक्स के बराबर होगा। अब ये ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू फाई इंडेक्स के बराबर होगा? जब आपका यूनिफॉर्म रेनफॉल होगा। एक नोट बना के लिखिए, व्हेन द रेनफॉल इज यूनिफॉर्म, तो ऐसे कंडीशन में देखा गया है कि अगर यूनिफॉर्म रेनफॉल का कहने का मतलब है, इसका हाइटोग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो ये यू, मतलब हर एक ड्यूरेशन में इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो रहा है। तो ये मान लो T1 ड्यूरेशन हो गया, ये T2, T3, T4। सो अंडर कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म रेनफॉल, लेट्स सपोज एक मैं इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो फाई इंडेक्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। लेकिन जनरली हर एक कंडीशन में डब्ल्यू इंडेक्स विल बी लेस देन योर फाई इंडेक्स, बट अंडर कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म रेनफॉल ओनली फाई इंडेक्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। तो ये भी एक तरह का
एजम्पशन या फिर ये एक तरह का मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा गया है, करीब करीब है, हाँ, लेकिन उतना भी ज्यादा सही सटीक नहीं होता, लेकिन करीब करीब रहता है, इसलिए इक्वल मान लिया गया है। इसलिए जब भी हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, फाइंड इंडेक्स या डब्ल्यू इंडेक्स पर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात है। फाइंड इंडेक्स या फिर डब्ल्यू इंडेक्स पे क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम कैलकुलेशन अपना शुरू करेंगे डब्ल्यू इंडेक्स का कॉन्सेप्ट को यूज करके। सबसे पहले हम डब्ल्यू इंडेक्स निकाल लेंगे, है ना, जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेशन और रन अप डेटा वगैरह सब कुछ दिया रहेगा और टोटल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, तो वहां से मेरा डब्ल्यू इंडेक्स इजीली निकल जाएगा। कैसे? डब्ल्यू निकालने के लिए हॉर्नर और लॉयड के अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेशन माइनस रन अप डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म करना है, डब्ल्यू इंडेक्स निकल गया। और मेरे पास रेनफॉल हाइड्रोग्राफ अवेलेबल है और डब्ल्यू इंडेक्स भी मैंने निकाल लिया। अब डब्ल्यू इंडेक्स निकालने के बाद मैं एज्यूम करूंगा, लेट एज्यूम दैट कि क्योंकि मेरे पास एजम्पशन है कि फाइंड मतलब कंडीशन मेरे पास है ना कि फाइंड इंडेक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स हो सकता है, सॉरी डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑलवेज लेस देन फाइंड इंडेक्स, लेस देन इक्वल टू फाइंड इंडेक्स। तो मैं एज्यूम करूंगा कि लेट कि फाइंड इंडेक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। एज्यूम करके फिर मैं वहां पे जो फाइंड इंडेक्स का वैल्यू आएगा उसको मैं हाइड्रोग्राफ के ऊपर चिपकाऊंगा, सुपर इम्पोज करूंगा। फिर मैं देखूंगा क्या वो एजम्पशन मेरा सही है। अगर मेरा वो एजम्पशन सही नहीं है जो मैंने मतलब लिखा है कि फाइंड इंडेक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बाद फिर जब मैं हाइड्रोग्राफ के ऊपर उसको चिपकाया, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया, अगर वो मेरा सही नहीं है, सही नहीं होगा कैसे केसेस में, क्योंकि जो फाइंड इंडेक्स का डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ये जो भी वैल्यू आपने कंसिडर किया होगा, ये सब चीज न्यूमेरिकल में क्लियर होगा। बस अभी सुनते रहो कान लगा के, है ना। सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा मतलब कुछ वहां पे मतलब ऐसे कुछ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल होंगे जब आपका एक्सेस रेनफॉल नहीं मिल रहा होगा, तो उन ड्यूरेशन को हमको बस सब्ट्रैक्ट कर देना और उस मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर जो वैल्यू निकलेगा वो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फाइंड इंडेक्स। अगर फिर भी वो वैल्यू निकलने के बाद फिर जब उस लाइन को भी सुपर इम्पोज किए, फिर भी अगर उससे कम कोई कम ज्यादा है मतलब कम है तो उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करते रहेंगे जब तक हमको एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फाइंड इंडेक्स ना निकल जाए। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ज्यादा इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसा रिवर्स करके लिख सकता हूं कि फाइंड इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स, हमेशा ये रिलेशनशिप वैलिड होगा। या फिर डब्ल्यू इंडेक्स विल बी लेस देन इक्वल टू फाइंड इंडेक्स, आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में केवल यही चीज पूछ लिया जाता है, ये रिलेशनशिप, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक नोट बना के लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू आपको कब देखने को मिलेगा, जब किसी बहुत ही ज्यादा सॉइल बहुत ही ज्यादा गीला था पहले से, फिर उस पर बरसात हुई तो उस पर इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन होने का मतलब है कि सॉइल का जो मॉइस्चर अगर वो कम हो गई होगी तो उसको रिप्लेनिश करेगी, उसको बढ़ाएगी। तो अगर सॉइल पहले से ही उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, गीला है, सैचुरेटेड है, तो इन्फिल्ट्रेशन काफी कम होगा, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन या फिर डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड अंडर वेरी वेट सॉइल कंडीशन। Well, with this we have completed almost all complete theoretical concept of phi and W index. ध्यान रखना है। Now, अब चलिए इसी concept को build up करते हैं by solving some numerical problems. Question. तो question लिखिए पहले, कॉपी में लिखिए। A storm with 15 centimeter precipitation produced a direct runoff of 8.7 centimeter. तो देखो जब भी phi index W index का कैलकुलेशन होगा, क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा डेटा दिया होगा जिससे आप टोटल प्रेसिपिटेशन और टोटल रनअप और हाइड्रोग्राफ भी दिया होगा, ठीक है, तभी जाके फाइंड इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स का क्वेश्चन बनता है, वरना जनरली नहीं बनता है। क्लियर है? तो स्ट्रोम विद 15 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड ए डायरेक्ट रनअप ऑफ 8.7 cm। और जो स्ट्रोम हुआ था वो स्ट्रोम का डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। स्ट्रोम डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलो। देखो जो पहला वाला रो है, ये रो दिया है ड्यूरेशन, या फिर ऐसे लिखिए, इट इज टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ स्ट्रोम
इन आवर्स, ठीक है। और दूसरा वाला जो रो दिया है, इट इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ, सॉरी इंक्रीमेंटल, इट इज नॉट अक्यूमुलेटेड, क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ rainfall during each duration in सेंटीमीटर। मतलब कहीं ना कहीं ये रेनफॉल हाइटोग्राफ आपको डायरेक्टली यहाँ पे रेनफॉल हाइटोग्राफ का डेटा आपको दे दिया है, समझ में आया। अब क्वेश्चन पूछता है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ फाई इंडेक्स ऑफ दिस स्ट्रूम। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेनफॉल हाइटोग्राफ बना लेते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल। तो रेनफॉल हाइटोग्राफ बनाने के लिए रेनफॉल हाइटोग्राफ, देखो हमको तो सब आता है, लेकिन आप अभी नए नए पढ़ रहे हो, तो इसलिए हमको ये हाइटोग्राफ इस टेबल को यूज करके कैसे बताएंगे, वो भी चीज आपको हमको समझाना होगा। तो देखो एक टेबल में दो रो गिवन है, पहला रो दूसरा रो, है ना। तो पहला रो में गिवन है टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ स्टॉर्म इन आवर, और दूसरा रो में गिवन है इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग ईच ड्यूरेशन इन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हम ये समझ पा रहे हैं, 0 से लेके 1 आवर के बीच में टोटल रेनफॉल कितना हुआ, 0.6 सेंटीमीटर का। उसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करें 1 से लेके 2 आवर के बीच में, तो यह ड्यूरेशन कितना है, तो 1-1 घंटा का गैप है, तो ड्यूरेशन इज 1 आवर ओनली। तो इंक्रीमेंटल रेनफॉल दिया है। इंक्रीमेंटल रेनफॉल कहने का मतलब है कि केवल 1 घंटे के बाद और दूसरे घंटे तक, है ना। जब 0 से शुरू हुआ पहला घंटा तो 0.6 सेंटीमीटर की बरसात हुई उस 1 घंटे में, ओवरऑल डेप्थ इतना था। फिर दूसरे घंटे, पहले घंटे के खत्म होने से दूसरे घंटे के खत्म होने तक, है ना। मतलब पहले घंटे के खत्म होने से लेके तीसरे घंटे के स्टार्ट होने तक, ऐसा कह सकते हो, या फिर दूसरे घंटे के खत्म होने तक जो रेनफॉल हुई इट इज 1.35 सेंटीमीटर। मतलब नेक्स्ट 1 आवर ड्यूरेशन में 1.35 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ। तो ये होता है इंक्रीमेंटल रेनफॉल का मतलब। अगर क्वेश्चन में आपको अक्यूमुलेटेड रेनफॉल दिया होता, अक्यूमुलेटेड रेनफॉल मतलब आपको दे दिया रहता ड्यूरेशन, जैसे कि मतलब 0 to 1 आवर, ठीक है, पहला आवर, ओके, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे मतलब पहले घंटे तक बरसात हुई 5 सेंटीमीटर की, दूसरे घंटे तक टोटल बरसात हुई मान लो 10 सेंटीमीटर की, तीसरे घंटे तक टोटल बरसात हुई मान लीजिए 16 सेंटीमीटर की। टोटल बरसात का बात कर रहा हूं मैं, ओके। ये इंक्रीमेंटल रेनफॉल वैल्यू नहीं है, दिस इज अक्यूमुलेटेड रेनफॉल वैल्यू, ओके। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में दिया रहता, तो अब इसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं, हम ये करते हैं कि 0 से लेके 1 घंटे में, मतलब फर्स्ट आवर ड्यूरेशन में आपका टोटल रेनफॉल कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उस दौरान जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रही होगी, हमको बेसिकली रेनफॉल हाइटोग्राफ बनाना है तो इंटेंसिटी निकालना हर एक ड्यूरेशन में। तो इंटेंसिटी जो रही होगी वो क्या रही होगी, 5 सेंटीमीटर पर आवर रही होगी। मतलब 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर की बरसात हुई तो इंटेंसिटी क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर पर आवर। नाउ 1 घंटे, जब 1 घंटा खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट दूसरा घंटा शुरू हुआ, दूसरे घंटे के एंडिंग तक टोटल बरसात कितना हो गई थी आपकी, 10 सेंटीमीटर। तो नेट इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ रेनफॉल क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 10 - 5 सेंटीमीटर टोटल इंक्रीमेंटल हुआ। मतलब दूसरे घंटे में आपका टोटल कुल मिला के कितना सीएम का बारिश हुआ, 5 सीएम का बारिश हुआ, है ना। और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल क्या रहा, जब ये 5 सीएम का बारिश हुआ, 1 आवर ओनली। तो उस ड्यूरेशन में इंटेंसिटी कितना रहा, अगेन 5 सेंटीमीटर पर आवर। नाउ अब आगे चलते हैं।
देखो इसी को हमको बेसिकली इंटेंसिटी बताना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो मतलब ये अक्यूमुलेटेड रेनफॉल का या फिर टोटल रेनफॉल का मैं कॉन्सेप्ट को यूज करके बता रहा हूँ। इस पर भी क्वेश्चन आएंगे कभी कभी। ये डेटा भी रेनफॉल मतलब रेनफॉल डेटा इस तरह से भी दिया होगा, तो इसको हमको इंक्रीमेंटल निकालना होगा, ड्यूरेशन से डिवाइड करके हर एक ड्यूरेशन में रेनफॉल इंटेंसिटी कितना है वो बतानी होगी। फिर तब ना जाके हम रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन का कर्व बना पाएंगे, जो कि हमारा हाइड्रोग्राफ होगा। समझ पा रहे हो कि? ओके, तो जैसे कि अब दूसरा घंटा जब खत्म हो गया, जब तीसरा घंटा स्टार्ट हुआ है ना, तो उस दौरान मतलब इस 1 आवर के दौरान टोटल इंक्रीमेंटल रेनफॉल कितना हुआ। देखिए तीसरे घंटे के खत्म होने तक 16 सेंटीमीटर का बरसात हो चुका था, तो 16 माइनस 10 6 सेंटीमीटर 6 ईयर। तो उस तीसरे घंटे में हाँ मतलब नेक्स्ट 1 आवर ड्यूरेशन में अगेन ओके नेक्स्ट 1 आवर ड्यूरेशन में जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रही वो कितना रही 6 cm पर आवर। क्लियर है? तो इसी तरह से डिफरेंट डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे जो ये जो दिया रहेगा तो उसको एनालिसिस करके हमको इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर भी हमको सेम चीज बताना है। हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए बनाने के लिए हमको इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं देखो अगर आपको पता है तो आप सिंपली बना लोगे। मैं बस उन बच्चों के लिए ये सब इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो पहली बार देख रहे हैं और उनको तो पता नहीं ना भाई कैसे एनालिसिस करेंगे, क्या है क्वेश्चन में, डेटा क्या है, टेबल क्या है, सब चीजों को समझाना पड़ता है ना, बस समझा रहे। ओके, तो हमेशा हाइड्रोग्राफ बनाइए। ओके, अगर क्वेश्चन में डेटा गिवन है तो उससे हाइड्रोग्राफ अगर बन जाता है डायरेक्टली, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम दिया है तो अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो उसको उस तरह से अरेंज करना है, डेटा को एनालिसिस करना है। इसको आप टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, फिर फाइनली इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद उसका हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये तो मैं डायरेक्ट एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसका टेबुलेटेड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, जो टेबल है उसी को, जैसे कि आपका ड्यूरेशन यहाँ पे इसी क्वेश्चन में करते हैं, ड्यूरेशन दिया है मतलब फर्स्ट आवर ड्यूरेशन, तो देखिए इस तरह का हम एक टेबल बना लेंगे। ड्यूरेशन, इंक्रीमेंटल रेनफॉल, 3 कॉलम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ड्यूरेशन, इंक्रीमेंटल रेनफॉल और रेनफॉल इंटेंसिटी। ड्यूरेशन आवर में है, आवर में निकलेगा क्योंकि टाइम आवर में है। इंक्रीमेंटल रेनफॉल का दर सेंटीमीटर में दिया है तो रेनफॉल इंटेंसिटी हमको सेंटीमीटर पर आवर में निकल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तो टाइम फ्रॉम स्टार्ट इन आवर दिया है पहला वाला रो में। तो देखो टाइम फ्रॉम स्टार्ट मतलब 0 से स्टार्ट हुई होगी, तो 0 से 1 घंटा, तो डिफरेंस कितना हुआ, ड्यूरेशन क्या हुआ 1 आवर। तो उस 1 आवर, पहला 1 आवर के दौरान जो रेनफॉल इंटेंसिटी रहा वो कितना रहा, सॉरी जो इंक्रीमेंटल रेनफॉल डेप्थ था वो कितना रहा 0.6 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल इंटेंसिटी क्या हुआ, डेप्थ अपॉन ड्यूरेशन, तो कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ पहले 1 घंटे में 0.6 सेंटीमीटर पर आवर हो गया इंटेंसिटी। नाउ तो पहले घंटे के बाद दूसरा घंटा, पहला से लेके दूसरा घंटा, मतलब अगेन ड्यूरेशन कितने घंटे का गैप हुआ, अगेन एक ही घंटे का गैप है कि नहीं, है ना, अगेन 1 आवर का गैप। तो ये है ड्यूरेशन, है ना। अब डायरेक्टली यहाँ पे 2 आवर्स नहीं लिख देंगे, ड्यूरेशन मतलब वो गैप 0 से 1 घंटा, फिर 1 से डायरेक्टली हो सकता था 3 घंटा दे दिया होता, मतलब जो गैप हो जाता ड्यूरेशन फिर वो कितना होता 2 आवर्स। समझ रहे हैं? इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो जो क्वेश्चन दिया है, इसमें पूरा लगभग ड्यूरेशन 1 आवर का दिया है। तो अगेन इंटेंसिटी, इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगा आपका 1.35 सेंटीमीटर, है ना। और अकुमुलेटेड नहीं, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल दे दिया है इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए पहले 2.25, फिर 3.45, फिर 2.7, फिर 2.4, फिर 1.5, फिर 0.75, है ना। तो ये इंक्रीमेंटल दे दिया हर एक ड्यूरेशन में, तो ये भी 1 आवर का ड्यूरेशन है, ये भी 1 आवर का ड्यूरेशन हो गया। 1 आवर ड्यूरेशन, सारा ड्यूरेशन 1 आवर का है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो हर एक का इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी वही रह जाएगी 1.35 सेंटीमीटर पर आवर, 2.25 सेंटीमीटर पर आवर, 3.45 सेंटीमीटर पर आवर, 2.7 सेंटीमीटर पर आवर,
2.4 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर इंटेंसिटी लास्ट ड्यूरेशन में, ये भी 1 आवर का, तो ये 0.75 सेंटीमीटर पर आवर। अब ये टोटल कितने ड्यूरेशन है इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो पहला घंटा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, टोटल 8 आवर्स का ड्यूरेशन है। और देखिए क्वेश्चन में भी वही दिया है क्या, 8 घंटा, मतलब टोटल रेनफॉल जो हुआ TR ड्यूरेशन कितना है, 8 आवर्स का। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेनफॉल इंटेंसिटी, आपने बना लिया। तो इसको हम हाइटोग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हाइटोग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इट इज ग्राफ ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी। देखो बेसिक से बता रहा हूं मैं, है ना, ये सब चीज बेसिक चीजें हैं। एक ऑब्जेक्टिव, इसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे फिर ऑब्जेक्टिव तो यूं आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो एक बेसिक है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो इसको हम हाइटोग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला ड्यूरेशन, तो 0 से 1 आवर के बीच में जो रेनफॉल इंटेंसिटी रहा था वो कितना रहा था, इट इज 0.6। फिर रेनफॉल इंटेंसिटी आपकी बढ़ी, वो कितना होगी 1.35। तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा दूसरे ड्यूरेशन में 1.35। फिर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी फिर बढ़ा 2.25, ये और थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तीसरे ड्यूरेशन में 2.25 का। फिर बढ़ा 3.45, तो ये ब्लॉक जो है रेनफॉल इंटेंसिटी वाला और थोड़ा ऊंचा बना दो, क्या हो गया 3.45। फिर 2.7, ध्यान रखना डायग्राम गलत सलत नहीं बनाना है। 2.7 मतलब 2.25 से ऊपर है कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन 3.45 से कम, तो 2.25 से ऊपर थोड़ा सा, मतलब यहां से ऐसा कुछ ये इस तरह का ब्लॉक बन जाएगा, इट इज 2.7। फिर 2.4, तो ये भी 2.25 से ऊपर, तो ये वाला जो 2.25 वाला लाइन है इससे ऊपर ही रहेगा ये ब्लॉक का भी लाइन, तो ये ऐसा कुछ बना दिया मैंने, ये 2.4 का। फिर 1.5 मतलब 1.35 से तो ऊपर ही है, तो 1.35 वाला जो लाइन है ना, इससे ऊपर रखेंगे, तो यहां से कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया 1.5। फिर मेरा इंटेंसिटी क्या था 0.57। 0.57 कहने का मतलब है 0.6 से तो नीचे रहेगा, 0.57 ही था ना, एक मिनट देख लूं टेबल, नहीं सॉरी 0.75। 0.75 कहने का मतलब है 0.6 से थोड़ा ऊपर लेकिन 1.35 से कम, है ना। तो ऐसा मैं डायग्राम को देख के थोड़ा ये बना दिया 0.75 का। ये ड्यूरेशन मतलब 0 to 1 आवर, 1 to 2 आवर, 2 से 3 आवर, 3 से 4 आवर, 4 से 5 आवर, 5 to 6 आवर, 6 से 7 आवर, 7 से 8 आवर, है ना। रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर और ये ड्यूरेशन इन आवर। समझ गया कैसे बना हाइटोग्राफ? तो इसी तरह से सबसे पहले जो भी रेनफॉल डेटा गिवन होगा आपको, उसको यूज करके आपको पहले हाइटोग्राफ बनाना है, तब अपना कैलकुलेशन फॉर फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स शुरू करना है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा अल्टीमेट, देखो एक क्वेश्चन को समझाने में इतना समय ले रहा हूँ, मतलब बेसिक्स जड़ से बता रहा हूँ, है ना। तो हाइटोग्राफ कैलकुलेट कर लिया, और अगर एक्यूमुलेटेड वाला दिया होगा तो कैसे करना है मैंने आपको समझाया था अभी एक डेमो देके, उसको भी एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एक्यूमुलेटेड है तो हर एक ड्यूरेशन में इंक्रीमेंटल निकालिए, इंटेंसिटी निकालिए और ग्राफ बना दीजिए, सिंपल है। नाउ तो एनालिसिस अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू इंडेक्स। तो डब्ल्यू इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंडेक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले डब्ल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो डब्ल्यू इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंडेक्स इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ पी माइनस आर अपॉन टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम। तो टोटल प्रेसिपिटेशन डेप्थ आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, इतना का टोटल बरसात हुआ। फिर टोटल रन ऑफ आपको गिवन है 8.7 सेंटीमीटर, और टोटल ड्यूरेशन आपको पता है 8 आवर्स।
तो ये करेंगे तो आपको डब्ल्यू इंडेक्स निकल गया। तो डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, ये निकलेगा देखिए 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर। ये आपका निकला क्या, डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरे पास एजम्पशन है, मतलब वो जो लॉजिक मैंने निकाला था, ये फाई इंडेक्स का जो वैल्यू है इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। सो लेट, मैं एज्यूम करता हूँ फाई इंडेक्स अब निकालने के लिए, लेट कि फाई इक्वल टू डब्ल्यू। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा। मान लिया कि फाई इंडेक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स, और फाई इंडेक्स का वैल्यू जो है इट इज 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर है। तो ये मेरा फाई इंडेक्स का वैल्यू है। तो अब चलो जरा चलते हैं, वो जो हाइटोग्राफ मैंने बनाया था वहां पे फाई इंडेक्स वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो फाई इंडेक्स का वैल्यू आपने ये एज्यूम किया कि बराबर है डब्ल्यू इंडेक्स का, जिसका वैल्यू है 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर। ये क्या बता रहा है, ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम, एंटायर ड्यूरेशन मतलब 8 घंटे के लिए, 0 से लेकर 8 घंटे तक के लिए ये कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट रहा होगा। यही तो वैल्यू है फाई इंडेक्स का। ओके, कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट। लेकिन हमको ये बताना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल। तो चलो अभी जो फर्स्ट एजम्पशन, मतलब फर्स्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास ये डेटा निकल के आ गया, जो मैंने एज्यूम कर लिया कि 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर है आपका फाई इंडेक्स। तो इस वैल्यू को हम उस हाइटोग्राफ पे अप्लाई करते हैं या फिर सुपर इम्पोज करते हैं, तो मेरे को क्या मिलता है देखो। तो अगर मैं यहाँ पे अब लाइन एक ड्रॉ करूं, चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कितना था 0.7875। अच्छा एक मिनट, इस वाले लाइन को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर पाएगा। मैं पहले ये 0.6 वाला भी ब्लॉक थोड़ा नीचे कर देता हूं। 0.6 और 0.75। तो मेरा जो अभी फाई इंडेक्स मैंने अभी एज्यूम किया, जो निकला वो मेरा क्या वैल्यू है 0.7875। तो 0.7875 वाला लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सुपर इम्पोज करूँ, तो वो कुछ यहाँ से शुरू होगी ऐसे, सॉरी हाँ ये मान लो यार ऐसे, ठीक है। मतलब 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0.6 है ना, और 0.75 से ज्यादा है ना। तो जो फाई इंडेक्स का लाइन अभी हमने ड्रॉ करें तो ये ऊपर होगा, ये 0.6 और 0.75 वाले इंटेंसिटी से, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये फाई इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0.7875। ये मेरा फाई इंडेक्स का वैल्यू अभी मैंने बता रहा है। तो इस तरह से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये वैल्यू उतना ज्यादा एक्यूरेट या फिर करेक्ट नहीं है। जो फाई इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि ये फाई इंडेक्स जो डब्ल्यू इंडेक्स के बराबर है, जो एज्यूम किया है, उसके बाद जब इसको इस ग्राफ के ऊपर सुपर इम्पोज किया हाइड्रोग्राफ के ऊपर, तो मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर दो रेनफॉल इंटेंसिटी ऐसे हैं जिस दौरान कोई एक्सेस रेनफॉल जनरेट ही नहीं हुआ था। यही बात है ना, दो रेनफॉल इंटेंसिटी ऐसे हैं जिस दौरान कोई भी एक्सेस रेनफॉल जनरेट ही नहीं हुआ था, है ना। दो ऐसे ड्यूरेशन हैं जिस दौरान कोई एक्सेस रेनफॉल जनरेट ही नहीं हुआ था। वो कौन कौन से हैं देखो, मतलब फाई इंडेक्स से कम वाले जो भी होंगे, 0.6 वाला, इस दौरान कोई एक्सेस रेनफॉल जनरेट हुआ नहीं। 0.75 इंटेंसिटी के साथ जो लास्ट ड्यूरेशन में रेनफॉल हुई, उस दौरान भी कोई एक्सेस रेनफॉल जनरेट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है ये ओके,
ये तो डब्ल्यू इंडेक्स का वैल्यू था जिसको मैंने फाइव इंडेक्स एज्यूम किया था एज ए फर्स्ट ट्रायल, है ना। तो वो तो ऑब्वियसली वो गलत ही है क्योंकि वो तो फर्स्ट ट्रायल था मेरा। तो उसको जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मैंने देखा कि ये दो इंटेंसिटी जो है ये उसमें नहीं आ रहा है ना, ये दो ड्यूरेशन का रेनफॉल उसमें नहीं आ रहा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या? अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा फाइव इंडेक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए अब हमको रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ या फिर न्यू वैल्यू ऑफ फाई निकालना है, क्योंकि फाई इंडेक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज एवरेज डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ओके डिवाइडेड बाई एवरेज डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल। ऐसे लिखिए, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल। ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल, दिस इज योर फाई इंडेक्स। लेकिन यहां पर जो हमने कैलकुलेट किया था, जो एज्यूम वैल्यू मतलब फाई का वैल्यू जो एज्यूम करके हमने बताया था, इट इज 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर। इसको जो हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज कैलकुलेटेड जस्ट बाय यूजिंग टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम, है ना। तो इसको जब हमने रेनफॉल हाइड्रोग्राफ पे सुपर इम्पोज किया तो हमने देखा कि ऐसे दो सेक्शन है, ऐसे दो ड्यूरेशन है जिसमें एक्सेस रेनफॉल नहीं हुआ था। तो हम क्या करेंगे, फाई न्यू निकालने के लिए तो हम ये करेंगे कि जो हमने ओल्ड फाई निकाला था, जैसे P माइनस क्यू अपॉन TR करके टोटल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल करके हमने पहला वाला फाई निकाला था, है ना। इसमें से हम घटा देंगे। क्या घटाएंगे? देखिए, वो हाइड्रोग्राफ पे चलिए। लेट्स सपोज कि पहले ड्यूरेशन के दौरान जो टोटल इन्फिल्ट्रेटेड डेप्थ है उसका ये है A1, है ना। इसका एरिया A1 निकाल लेंगे पहले ड्यूरेशन के दौरान, दैट इज इंटेंसिटी इनटू टाइम, दैट इज 0.6 into 1। तो दिस इज योर A1 एंड इट इज व्हाट? इट इज द टोटल इन्फिल्ट्रेटेड डेप्थ जिस दौरान एक्सेस रेनफॉल नहीं हुआ था, और इसका ड्यूरेशन कितना था? 1 घंटे का। फिर लास्ट वाले ड्यूरेशन में भी, ठीक है, इसको लेट्स सपोज A8 हम कहते हैं, ओके। इस ड्यूरेशन में भी एक्सेस रेनफॉल नहीं हुआ था और ये टोटल डेप्थ कितना था जो इन्फिल्ट्रेट कर गया? इट इज A8 और ड्यूरेशन कितना था? अगेन 1 आवर की। तो इसको हमको घटाना है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम A1 माइनस A8 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नीचे टाइम में भी माइनस करेंगे। क्या? वो 1 घंटा पहला का, फिर लास्ट वाले का ड्यूरेशन 1 घंटा। अब हम फाई न्यू निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ये करके लिख लीजिए, ठीक। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। पहले एज्यूम करेंगे, फिर इस तरह से इसी पैटर्न में लिख के आपको कैलकुलेट करना है। तो फाई न्यू क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था वो क्या क्या गिवन था? जस्ट ए मिनट। 15 माइनस 8.7 माइनस पहला 0.6 इंटू 1 पहला एरिया, माइनस 0.7 इंटू 1 दूसरा एरिया, डिवाइडेड बाई टोटल ड्यूरेशन कितना था? 8, इसमें से -1 -1। इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा वैल्यू? वेल ये जो वैल्यू, ये 0.75 है ना, 0.7 नहीं, इट इज 0.75 इंटू 1। तो ये करेंगे तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी समथिंग, आपको आ जाएगा 4.95 डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.825 सेंटीमीटर पर आवर। तो फाई न्यू आपको कितना आ गया? 0.825
825 सेंटीमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइन न्यू। तो चलिए, अब जो ये नया वैल्यू ऑफ फाई निकला, हमने एजम्पशन करके फिर वो पहला वैल्यू को जब सुपर इम्पोज किया हाइड्रोग्राफ पे, फिर देखा कि कुछ सेक्शन में एक्सेस रेनफॉल नहीं मिल रहा है तो उसको भी घटा दिए फॉर्मूला से, फिर हमने न्यू वैल्यू निकाला, फिर इसको सुपर इम्पोज करके एक बार देखते हैं। तो 0.825 इसको मिटा दीजिए, ये 0. इसको, तो अगर फाई का वैल्यू 0.825 है, ओके, अब तो फर्स्ट ट्रायल में, पहला ट्रायल में जब फाई का वैल्यू ध्यान रखना, सुनना बात, जब फाई का वैल्यू 0.7875 जो भी था सेंटीमीटर पर आवर आपने कंसिडर किया था, उस दौरान आपने देखा था कि ये A1 एंड A2 जो है, या फिर इस दौरान जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, ओके, मतलब पहला और 8वें ड्यूरेशन के दौरान जो रेनफॉल इंटेंसिटी था, पहला और 8वां ड्यूरेशन के दौरान जो रेनफॉल इंटेंसिटी था, मेरा बात को ध्यान से सुनना, जो रेनफॉल इंटेंसिटी था वो 0.7875 से कम था, लेस देन दिस। मतलब कौन कौन से वैल्यू थे? वैल्यू थे आपका 0.6 एंड 0.75, और ये दोनों वैल्यू, ये पहला ड्यूरेशन में और 0.75 वाला 8वें ड्यूरेशन में, 8 ड्यूरेशन में, दोनों रेनफॉल इंटेंसिटी का वैल्यू 5 से कम था। तो इसलिए रेनफॉल एक्सेस उस कंडीशन में नहीं मिल रहा था, तो हमने रिवाइज्ड फाई कैलकुलेट किया बाय रिमूविंग दोज वैल्यूज ऑफ टोटल इन्फिल्ट्रेटेड डेप्थ ऑफ वाटर। रिवाइज्ड फाई कैलकुलेट किया, तो रिवाइज्ड फाई का वैल्यू मेरा आ गया 0.825 सेंटीमीटर पर आवर, 0.825 सेंटीमीटर पर आवर। अब ये जो वैल्यू आया, अब देखिए, अब कोई रेनफॉल इंटेंसिटी 0.825 सेंटीमीटर पर आवर से कम है क्या? अब नहीं है। क्यों? देखो, आप बोलोगे 0.6 और 0.75 वाला तो है ही, लेकिन उसको तो हमने पहला ही स्टेप में कैलकुलेट कर लिया ना, इंक्लूड करके उसको रिमूव कर दिया, फिर हमने ये वैल्यू डिराइव किया है। अब अगर ये वैल्यू ऐसा होता, ये वैल्यू आ जाता आपका लेट्स सपोज 1.4, ठीक है। अगर जो आप सेकंड स्टेप में अभी कैलकुलेट किए, जिस कंडीशन में 0.825 सेंटीमीटर का वैल्यू आया, लेट्स सपोज कि ये अगर आ जाता 1.4 सेंटीमीटर पर आवर किसी तरह से, तो ये आपका नया फाई अगर आ जाता सेकंड स्टेप में, तो आप क्या करते? आप एक लाइन ड्रॉ करते, यहीं पे समझा रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ करते जो कि 0.35 वाले से ऊपर रहता, लेकिन 0.5 वाले के नीचे रहता। जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा ये हो गया था, है ना। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 0.35 से ऊपर रहता, लेकिन 0.5 वाले 1.5 वाले से नीचे रहता, तो ये रहता आपका 1.4 सेंटीमीटर पर आवर। ये कह रहा हूं, बता रहा हूं, अगर आ गया होता तो क्या करते? तो हम फिर से न्यू रिवाइज वैल्यू कैलकुलेट करने की ओर चलते, क्योंकि अगर ये वैल्यू आ गया 1.4 सेंटीमीटर पर आवर, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि एक रेनफॉल इंटेंसिटी अभी भी ऐसा रह गया जिस केस में आपको रेनफॉल एक्सेस नहीं मिल रहा है, जैसे कि सेकेंड वाले ड्यूरेशन में, इसमें जिसमें 1.35 के रेट से इंटेंसिटी से आपका रेनफॉल हुआ है। तो हम अब क्या करते हैं? फिर इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो? मतलब ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया को हम फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब अब हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, फिर लिखते फाई न्यू 2 या फिर फाई न्यू 3, जो भी लिखते, इसको कैसे लिखते? जो भी आपका था P माइनस क्यू, पहले तो हमने A1 A2 घटा ही दिया था, मतलब A1 घटा दिया था, फिर A8 घटा ही दिया था, फिर इसमें से हम A2 भी घटाते, ये A2 मान लो, है ना, A2 घटाते, ओके। फिर डिवाइडेड बाई, इसको मिटा रहा हूं, डिवाइडेड बाई टोटल ड्यूरेशन, मतलब 8, टोटल ड्यूरेशन कितना था? 8, तो TR माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब इस तरह से हम फिर नया फाई कैलकुलेट करते, फिर चेक करते, ओके, फिर चेक करते
क्या अभी भी कोई इंटेंसिटी उससे कम है क्या? समझ रहे हो? अगर फिर कम होता तो फिर उसको भी हटा देते। इस तरह से करते चलेंगे जब तक कि कोई ऐसा वैल्यू ना मिल जाए जिसके ऊपर सारे रेनफॉल इंटेंसिटी है। मतलब एक ऐसा फाई का वैल्यू जिसके ऊपर आपको रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो दूसरा मतलब एक ही इंटरपोलेशन में एक ही रिजल्ट में आपको 0.825 सेंटीमीटर का मिल गया है ना। तो अब जब आपने ये लाइन ड्रॉ किया 0.825 सेंटीमीटर वाला, तो इसके ऊपर सारे रेनफॉल जितने भी रेनफॉल इंटेंसिटीज हैं इसके ऊपर अब जो आपको बचे हैं वो सारे रेनफॉल एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस वैल्यू ऑफ फाई इज कंसिडर्ड एंड दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फाई। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन के लिए देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था यार, लेकिन मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया। सो फाई इंडेक्स विल बी क्या होगा 0.825 सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए और एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, है ना, तो और ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन काफी होंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कहता है कैचमेंट एरिया ऑफ 30 किलोमीटर स्क्वायर हैज वन रिकॉर्डिंग गेज ड्यूरिंग स्ट्रोम द फॉलोइंग मास कर्व ऑफ रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड। यहाँ पे देखिए रेनफॉल डेटा तो गिवन है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल डेटा इज गिवन? मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज गिवन। मास कर्व क्या है? हमने आपको बताया था इट इज ए ग्राफ बिटवीन अकुमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम। तो टाइम और अकुमुलेटेड रेनफॉल के बीच का ये ग्राफ आपको दे दिया है, लेकिन हमको क्या बनाना है कैलकुलेशन के लिए? मैंने पहले समझा रखा, आप लोग उतना ये नहीं हो। हमको बनानी है हाइटोग्राफ, है ना, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनानी है। तो मास कर्व से हमको पहले हाइटोग्राफ निकालना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहीं ना कहीं ये एक स्टेप इसमें अपने पास बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास कर्व जो टेबल है वो दिया है टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ स्ट्रोम, आवर में दिया है 0, 2, 14, 6, 4, 6 इतना 14 तक, मतलब टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रोम वाज 14 आवर। टोटल 14 घंटे तक बरसात हुई। अकुमुलेटेड रेनफॉल का वैल्यू दिया है 0, 6, 7, 17, 57 ऐसा। अकुमुलेटेड रेनफॉल कहने का मतलब जब बरसात हुई स्टार्ट हुई कुछ अकुमुलेटेड रेनफॉल का वैल्यू कुछ नहीं था। पहला 2 घंटा में टोटल कितना जमा हो गया पानी, टोटल कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ 6 सीएम का। फिर 4th आवर में देखा गया तो टोटल कितना सीएम का बरसात हुआ, तो 17 सीएम का। ऐसा मतलब ये टोटल बरसात कितना सीएम का हो रहा है। अच्छा सीएम नहीं है, एमएम में है। ओके, तो ये चीज आपको बताया गया। नेक्स्ट, इफ वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। इफ वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ड्यू टू स्ट्रोम इज मेजर्ड एज 1.2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, 1.2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, एस्टिमेट द फाई इंडेक्स ऑफ द कैचमेंट एरिया। सिंपल सी क्वेश्चन है, फाई इंडेक्स आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फाई इंडेक्स निकालने से पहले हम हाइटोग्राफ का कंप्यूटेशन कर लेते हैं, वो जरूरी है। हाइटोग्राफ कैलकुलेशन, तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्या, बड़ा सिंपल टेबल रखेंगे। ड्यूरेशन है ना, फिर इंक्रीमेंटल रेनफॉल, या फिर ऐसे लिखते हैं अकुमुलेटेड रेनफॉल। नहीं तो थोड़ा टेबल को इसी के टेबल के हिसाब से, देखिए आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं एक टेबल बना के दे रहा हूं आपको भी, ऐसा लिखते हैं टाइम फ्रॉम स्टार्ट, फिर लिखते हैं ड्यूरेशन, नहीं, फिर लिखते हैं अकुमुलेटेड रेनफॉल जो दिया है उन्हीं का डेटा पहले लिखते हैं। अकुमुलेटेड रेनफॉल, फिर हम लिखेंगे ड्यूरेशन,
फिर हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल रेनफॉल, फिर हम लिखेंगे इंटेंसिटी। ये ड्यूरेशन वाला कॉलम नहीं भी लिखने से चलेगा, लेकिन लिख देते हैं, क्या दिक्कत क्या है। रेनफॉल इंटेंसिटी ऐसा। तो देखो कंप्यूटेशन कैसे होगा। मेरे पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखे हैं तो उसको देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं। टाइम क्या है, टाइम फ्रॉम स्टार्ट मतलब 0 से लेके 2 आवर्स, पहला सेट। मैं 1-2 कैलकुलेशन करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आप टेबल को कंप्लीट कर लेना। 0 to 2 आवर पहला सेट हो गया। फिर 2 से लेके 4 आवर दूसरा सेट। फिर 4 से लेके 6 आवर तीसरा सेट। फिर 6 से लेके 8 आवर चौथा सेट, ऐसा। तो 0 से 2 आवर में, पहले तो 0 आवर में अक्यूमुलेटेड रेनफॉल कितना था, 0। दूसरे आवर तक में अक्यूमुलेटेड रेनफॉल कितना हुआ, 6 mm का। ये mm में गिवन है यहाँ पे, 6 mm का। तो ये ड्यूरेशन, अब इन दोनों के बीच का लाइन मैं इरेज कर देता हूं। तो ये ड्यूरेशन मेरा कितना हुआ, 2 आवर्स की। तो मेरा इंक्रीमेंटल रेनफॉल कितना हुआ, 6 mm माइनस 0 mm, ये mm में ही है ना, हाँ 6 mm माइनस 0 mm, तो कितना हो गया 6 mm। तो इंटेंसिटी मेरा क्या होगा, 6/2 इक्वल टू 3 mm पर आवर। समझ में आया। नाउ दूसरे से लेकर चौथे तक, तो 4th आवर तक टोटल अक्यूमुलेटेड रेनफॉल कितना था, 17 mm। ओके नाउ, तो ये ड्यूरेशन कितना होगा, 1 मिनट। अभी इसको मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे एक, लेट मी इरेज फर्स्ट दिस लाइन, और मैं ये लाइन यहाँ पे बीच में डाल देता हूं, ऐसा। ओके, अच्छा लगेगा देखने में। सॉरी, इसको भी इरेज कर देते हैं, और एक लाइन ये इसी को आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। नाउ चलिए देखिए, मतलब आपको क्लियर कट टेबल समझ में आएगा, मतलब जो मैं करने का कोशिश कर रहा हूं। तो 2 आवर से लेके 4 आवर के बीच ड्यूरेशन कितना रहा, अगेन 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहा। ओके, इंक्रीमेंटल रेनफॉल कितना रहा, 17 माइनस 6 11 mm। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाएगा इंक्रीमेंटल रेनफॉल उस ड्यूरेशन में डिवाइडेड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये हो जाएगा आपका इंक्रीमेंटल रेनफॉल। 11/2 5.5 mm पर आवर। समझ में आया। नाउ फिर टोटल 6 आवर तक आपका इंक्रीमेंटल रेनफॉल कितना रहा, 57 mm। ओके, और इसका ड्यूरेशन 4 से 6 के बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितना रहा, अगेन इट इज 2 आवर। तो इंक्रीमेंटल रेनफॉल कितना रहा, 57 माइनस 17, मतलब इट इज समथिंग 40 mm। तो आपका तीसरा ड्यूरेशन में, मतलब तो 6 आवर तक जो रेनफॉल इंटेंसिटी था वो कितना था, 40 mm पर आवर, सॉरी 40/2 ना, तो 20 mm पर आवर। आठवें ड्यूरेशन तक टोटल अक्यूमुलेटेड रेनफॉल कितना रहा, इट इज 70। ड्यूरेशन क्या है नेक्स्ट, 2 आवर्स की। ओके, इंक्रीमेंटल रेनफॉल क्या होगा, 70 माइनस 57, तो 70 माइनस 57 कितना, 13 mm।
तो इंटेंसिटी आपका कितना हो जाएगा 6.5 mm/h। समझ रहे हो? इस तरह से अप टू 14th आवर तक आप इंटेंसिटी निकाल लेंगे हर एक ड्यूरेशन का। मतलब टोटल कितना 14 आवर को हर एक 2-2 घंटे के ड्यूरेशन में डिवाइड करेंगे तो टोटल 7 ड्यूरेशन आएंगे। यही हुआ। तो 7 ड्यूरेशन में आपको हर एक ड्यूरेशन का रेनफॉल इंटेंसिटी निकालना है। तो उसके लिए हर एक ड्यूरेशन में इंक्रीमेंटल रेनफॉल कितना रहा था वो निकाल के उसको डिवाइडेड बाई ड्यूरेशन हम कर देंगे तो हर एक ड्यूरेशन का इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप हाइटोग्राफ को कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए। अब मैं हाइटोग्राफ डायरेक्टली आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन का ग्राफ बन जाएगा। रेनफॉल हाइटोग्राफ आपका बन गया। आपने रेनफॉल हाइटोग्राफ कंप्यूट कर लिया। अब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन को। तो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है, रन ऑफ कितना हुआ है, टोटल कैचमेंट एरिया, सब कुछ गिवन है। तो इन सब डेटा को यूज करके मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, डब्ल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट करता हूं। तो डब्ल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल रन ऑफ अपॉन टोटल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। तो इसके लिए हमको कौन कौन सा डेटा चाहिए, पी का, क्यू का और टी आर का। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो टी आर इज टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म जो कि 14 आवर्स है। पी इज टोटल प्रेसिपिटेशन। तो ये डेटा कहाँ है क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं लिखा है कि टोटल इतना सेंटीमीटर या इतना mm का बरसात हुआ, लिखा है कहीं नहीं लिखा है यार, क्या करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, लिखा है। कहाँ लिखा है, जो मास कर्व दिया है, मास कर्व क्या बता रहा है, उसका जो टेबल है, टोटल अकुमुलेटेड रेनफॉल एट द एंड ऑफ 14 आवर ड्यूरेशन, जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज दैट इज ओनली टोटल प्रेसिपिटेशन जो आया वो कितना है। देखिए देखो क्वेश्चन में 90 mm, तो P का वैल्यू आपको पता है, इट इज 90 mm। समझ रहे हो, क्वेश्चन को पहचानना है, उसमें क्या क्या डेटा है उसको इंटरप्ट करना है, समझना है, तभी जाके चीजें बनती है। नाउ अब हमको क्या निकालना है, Q का वैल्यू। ये क्या है, रन ऑफ। तो रन ऑफ दिया हुआ है, रन ऑफ वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1.2 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। उस कैचमेंट एरिया, जो भी कैचमेंट एरिया पे प्रेसिपिटेशन हुआ, उस कैचमेंट एरिया से जो रन ऑफ हुआ है, इट इज 1.2 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब का रन ऑफ हुआ है। इतना टोटल वॉल्यूम गिवन है, लेकिन हमको डेप्थ के फॉर्म में निकालना है, हाँ, ताकि हमारा एनालिसिस सिंपल हो जाए। तुम क्या करेंगे, जो कैचमेंट एरिया उसे डिवाइड कर देंगे। तो कैचमेंट एरिया क्या है, 30 किलोमीटर स्क्वायर। अभी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए, 1.2 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 30 इंटू 1000 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में आया। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको समथिंग 0.04 मीटर मिल जाएगा। ओके, मतलब अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। इस कन्वर्सन को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि जो टोटल Q का वैल्यू था, इट इज 40 mm, क्योंकि 0.04 मीटर मतलब 4 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 40 mm। तो रन ऑफ आपने निकाल लिया। तो अब हम डब्ल्यू इंडेक्स निकालते हैं पहला। तो डब्ल्यू इंडेक्स विल बी 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 14। तो ये कितना आ जाएगा, मीन्स 50/14, इट विल बी 3.57 mm/h की नहीं। अब क्या करना है, लेट एज्यूम
फाई 1 इक्वल टू W इंडेक्स जो हमने कैलकुलेट किया, एज्यूम कर लिया, दैट इज विच इज नथिंग बट इट इज 3.57 mm पर आवर। अब इस वैल्यू को लेके जो रेनफॉल हाइटोग्राफ हमने बनाया था उस पर सुपर इम्पोज करके देखते हैं। तो वैल्यू कितना था अपना 3.57 पर आवर। तो देखो अगर मैं 3.57 वाला लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कौन कौन से रेनफॉल इंटेंसिटी के ऊपर होंगे, 3 से ऊपर रहेगा, 1.5 से ऊपर रहेगा। तो ये हो गया मतलब 3.57। लेट्स सपोज दिस इज योर फाई इंडेक्स, फाई 1 का वैल्यू ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वैल्यू है 3.57 mm पर आवर। क्लियर है? तो क्या मेरा ये जो वैल्यू हमने एज्यूम किया है कि फाई 1 इक्वल टू 3.57 पर आवर, इट इज करेक्ट? दिस वैल्यू इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो फाई का डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल ओनली, ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल ओनली। तो यहाँ पे जो ये फाई 1 का वैल्यू मैंने कंसिडर किया 3.57 mm पर आवर, तो इस इंटेंसिटी से कौन कौन से रेनफॉल इंटेंसिटी कम है आपके, कितने, 3 रेनफॉल इंटेंसिटी कम है, मतलब A1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये A6 एंड A7, ये तीनों आपका इससे कम है। समझ रहे हो? तो हमको इन तीनों को वहां से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हम फाई 2 निकालेंगे, है ना। तो चलिए फाई 2 निकालते हैं। तो फाई 2 इक्वल टू, ओके, ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस, यहाँ पे आगे कन्वेंशनल क्वेश्चन अगर आ गया, सिंस दिस एज्यूम्ड, सिंस द रेनफॉल इंटेंसिटी, द रेनफॉल इंटेंसिटी in 3 duration is less than assumed phi value, hence there is no excess rainfall during those time periods या फिर those durations of rainfall, which contradicts the definition of phi, index, that is phi index equal to total infiltration depth during duration of excess rainfall divided by excess rainfall duration, that is TE. So new value of phi is calculated as follow. इतना आपको लिख देना है,
इतना लिख देंगे, सारा कॉन्सेप्ट, सारा माजरा जिसने क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आ जाएगा। जब उसको ये चीज समझ में आ गया, अब फाइंड न्यू या फिर फाइंड टू क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, P माइनस क्यू माइनस, अब यहाँ पे 3 ऐसे ड्यूरेशन थे, कौन कौन से ब्लॉक है, A1, A6, A7, इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस A1 माइनस A6 माइनस A7, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन कितना था, टोटल ड्यूरेशन, इससे क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, ये तीनों का ड्यूरेशन 2 आवर माइनस 2। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो फाई 2 इक्वल टू कितना था, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A1 का इंटेंसिटी क्या है, देखो 1.5, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1.5 इंटू 2, एरिया हमको निकालना है, समझ रहे हैं, हम एरिया बता रहे हैं, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर हमको बतानी है, वो चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये तीनों ड्यूरेशन भी सब्ट्रैक्ट कर दिया एट सेम टाइम। तो जो फाई 2 का वैल्यू निकलेगा आपको, फाई 2 का वैल्यू आप देखेंगे, इट विल बी 4.375 mm पर आवर, तो ये आपका न्यू इंटेंसिटी निकल गया एक। अब इस वैल्यू को अगेन हम क्या करेंगे, जो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ था उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखते हैं क्या अब भी कोई इंटेंसिटी है ना, ये जो नया वैल्यू ऑफ फाई निकला है इससे कम है क्या, देखो जो 4.375 वाला लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं इधर, तो वो लाइन मेरा कहां पे आएगा, ऑब्वियसली 3.57 वाले लाइन से ऊपर, लेकिन 4.375, अब यहाँ पे जो मिनिमम रेनफॉल इंटेंसिटी है वो कौन सा है, 5.5 है ना, उससे मिनिमम तो और कुछ नहीं है, तो 4.375 5.5 से भी मिनिमम है ना, तो इसका मतलब अब ये जो न्यू वैल्यू ऑफ फाई हमने लिया है, अब ये न्यू वैल्यू ऑफ फाई सारा फाई इंडेक्स का जो डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए अब ये जो वैल्यू निकल गया, दिस विल बी द फाई इंडेक्स फॉर दिस कैचमेंट एरिया। तो ये लाइन मैंने इधर आपको अभी ड्रॉ कर दिया, जिसका इंटेंसिटी हो गया कितना, 4.375 mm पर आवर। अब ये जो इंटेंसिटी निकला, देखिए इस इंटेंसिटी के कंपैरिजन में अब जितने भी रेनफॉल मतलब ड्यूरेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो सारे में आपको रेनफॉल एक्सेस आपको मिलेंगे, समझ में आ रहा है, मतलब क्योंकि ये जो इंटेंसिटी, इससे सारा इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी सब ऊपर है, इसलिए अब सारे ड्यूरेशन में आपको रेनफॉल एक्सेस मिलेंगे, क्लियर है। तो ये आपका हो गया न्यू फाई इंडेक्स। सो आंसर आपको बता देना, आंसर तो बता दिया है, सो यहां लिख देना है कन्वेंशनल अगर सॉल्व कर रहे हो कि दिस वैल्यू सेटिस्फाई ऑल definition of phi index as all rainfall intensity are now greater than phi 2 value. Okay, so correct value of phi index for this catchment phi index for this catchment स्पेलिंग में मेरा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इज व्हाट 4.375 mm पर आवर। समझ में आ गया, ये आपका फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, और इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, और इस तरह से आपको सॉल्यूशन बनानी है, चीजों को समझनी है, सॉल्व करनी है।
इसके बियॉन्ड और कुछ है नहीं। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए 7008-420-353 पर। ओके, इस नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट करिए अगर कोई डाउट है तो। आप हमको देखिए, कॉल बिजी रहता हूँ, कभी उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा कोई गारंटी नहीं है, बहुत सारे कॉल आते हैं। व्हाट्सअप करिए, और बहुत इमरजेंसी, बहुत ज़रूरी अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपसे कॉल पे भी बात करूँगा। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, इससे ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसी नंबर से आप हमको मैसेज करिए। टेलीग्राम डाउनलोड करके, एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर होता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। हमको मैसेज करिए ऐड में, तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड कर देंगे। ओके ना, व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ऐड हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का जो ज्वाइनिंग लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाला हुआ है, तो किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ग्रुप फुल हो, तो कोई लिंक पे क्लिक किए तो ग्रुप फुल दिखा दिया या फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाए, तो दूसरा लिंक पे क्लिक करिए, आप अपने ग्रुप पे आ जाओगे। वहाँ से हमारे साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। आप प्ले स्टोर से जाके अपना चैनल का, अपने कोचिंग का, आपका अपना कोचिंग का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फ्री सब्जेक्ट, पेड सब्जेक्ट सब कुछ अवेलेबल है। सारा कंटेंट हम डेवलप करते हैं एंड संदीप सर हैं वो डेवलप करते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करेंगे। और जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, ताकि सारे अमीर गरीब जिस भी तरह के स्टूडेंट, देखिए गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, इसलिए बस हम उतना लेते हैं आपसे, बाकी बहुत कम है। ओके, आप यकीन नहीं करोगे, 3000, 3500 इस रेंज में आपका प्राइस रेंज है, 3500। ओके, जिसमें आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो वेल, ये सब कुछ बातें हुई। चलिए अब आगे थोड़ा कंटेंट को, कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये फाइव इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ आगे अब कब होगा। देखो, ये नहीं कि केवल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे, देखो, अगर फाइव इंडेक्स का वैल्यू है ना, तो ये चीज़ क्या बता रहा है, ये चीज़ यही बता रहा है ना कि फाइव इंडेक्स का क्या वैल्यू है। फाइव इंडेक्स का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ द इन्फिल्ट्रेशन, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल, यही चीज़ बता रहा है। मान लो किसी एरिया में बरसात हुई, स्ट्रोम हुआ, तो इसको यूज करके किसी ने फ्लड हाइड्रोग्राफ बना दिया। अब ये सब हाइड्रोग्राफ क्या होता है ये हम बताएंगे आगे चल के, आगे वीडियो में, लेकिन अभी समझो, एक कंटेंट समझो ताकि आगे काम आए। मान लो कि फ्लड हाइड्रोग्राफ बना दिया, अब वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि कैलकुलेट द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH, है ना, कि एक्चुअली में रन ऑफ कितना हुआ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करिए। और आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है, फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है, फिर आपको फाइव इंडेक्स भी दिया है क्वेश्चन में कि उस कैचमेंट एरिया का फाइव इंडेक्स कितना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रन ऑफ मतलब जो रन ऑफ डेवलप हो रहा है ना, मतलब जो पानी सरफेस के ऊपर आ रही है, मतलब जो पानी इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जो पानी बच जा रही है वो सरफेस के ऊपर आ रही है, फिर फ्लो हो रही है। तो हमको इस फ्लड हाइड्रोग्राफ से ये फाइव इंडेक्स का डेटा को सब्ट्रैक्ट करना होगा, काटना होगा, छांटना होगा। जब हम छांटेंगे तो हमको एक रेनफॉल डेटा मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या फिर डायरेक्ट रन ऑफ डेटा, है ना, रन ऑफ डेटा और एक्सेस रेनफॉल डेटा, एक्सेस रेनफॉल डेटा, एक्सेस रेनफॉल डेटा, है ना, या फिर इफेक्टिव रेनफॉल डेटा, इफेक्टिव रेनफॉल डेटा, या फिर बस इतना ही। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नॉट ओनली फाइव इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स का कैलकुलेशन, बल्कि इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे है। हाइड्रोग्राफ वाले चैप्टर में भी इसका एप्लीकेशन है। ओके, तो वहाँ पर हम जब हाइड्रोग्राफ का एनालिसिस करेंगे, ये जब समझाऊंगा, फिर वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिसमें फाइव इंडेक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, और उसको कैसे यूज़ करते हैं एक दो सैम्पल क्वेश्चन हम वहाँ पर भी देखेंगे। क्लियर है? So with this we have completed the chapter of abstraction from losses। जो मेजर एब्स्ट्रैक्शन हमको जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, इन्फिल्ट्रेशन देख लिया, इंटरसेप्शन भी देखा और कुछ भी देखा, है ना, बहुत तरह के लॉसेस देखा और उसकी कैलकुलेशन, एनालिसिस सब कुछ देख लिया, ट्रांसपिरेशन देख लिया, इवेपो ट्रांसपिरेशन देख लिया,
है ना, उसका थ्योरी देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, सब देख लिया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट स्टेज मेजरमेंट। स्टेज मेजरमेंट या फिर रिवर हाइड्रोलॉजी, है ना, स्टेज मेजरमेंट या फिर रिवर हाइड्रोलॉजी कह लीजिए, कि नदी वगैरह में कैसे डिस्चार्ज मेजर करेंगे, कौन कौन से थ्योरी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे इस पे हाइड्रोग्राफ के कॉन्सेप्ट पर। हाइड्रोग्राफ फिर एक बड़ा चैप्टर, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा। हाइड्रोग्राफ एक बड़ा चैप्टर है। फिर हम करेंगे फ्लड राउटिंग वगैरह। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक एक सेशन हम कवर करेंगे। इसी के साथ आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो द पेपर ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी इज पेड, एंड इफ यू वांट टू एनरोल इनटू पेपर ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, काइंडली contact me at provided contact number 7084200353. The enrollment fee is only 699 rupees. Okay, this is your enrollment fee for engineering hydrology. आप enroll करिए and आपका स्वागत है, मजा आएगा, पढ़िए and obviously you will like. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ हो, तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा आया, कैसा पसंद लगा। भले ही आप डाउनलोड करके सेव करके देख रहे हो, लेकिन बाद में आके कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जेन्युइनली पसंद आती है तो, है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एटलीस्ट एक हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ओके, क्योंकि एक एक वीडियो को प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगती है। नाउ सिंस आई हैव अपलोडिंग ए वीडियो ऑफ 1 hour 40 minutes और 42 minutes समथिंग, इतना सारे कंटेंट को एक्सप्लेन किया, सो इट टेक्स टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.5 hours फॉर मी। ओके, सो वेल, इट्स ऑल ऑन यू, एंड थैंक यू एवरी टाइम फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसको बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।